दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी साइंस फिक्शन फिल्म की जहां मौत ही जिंदगी का सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। जी हां, ये कहानी है एज ऑफ टुमारो की। एक ऐसी मूवी जहां टॉम क्रूज बार बार मरता है, लेकिन हर बार मौत उसे एक नया मौका देती है। तो तैयार रहिए, क्योंकि आज हम आपको ले चलेंगे उस टाइम लूप में जहां इंसानियत की आखिरी उम्मीद बस एक दिन पर टिकी हुई है। कहानी शुरू होती है भविष्य के उस वक्त से, जब पृथ्वी पर एक अजीब एलियन प्रजाति का हमला हो चुका है। इन्हें कहा जाता है मिमिक्स। ये तेज, खतरनाक और लगभग अजेय हैं। पूरे यूरोप पर इनका कब्जा हो चुका है और अब इंसानों की आखिरी कोशिश चल रही है इन्हें पीछे धकेलने की। यूनाइटेड डिफेंस फोर्सेस यानी यूडीएफ पूरी दुनिया की सेना को एकजुट कर चुकी है और अब प्लान है फ्रांस के तट से एक बड़े हमले की शुरुआत करना। यहां आता है हमारा मुख्य किरदार, मेजर विलियम केज यानी टॉम क्रूज। लेकिन ध्यान रहे, ये कोई फाइटर नहीं, बल्कि एक पब्लिक अफेयर्स ऑफिसर है। एक ऐसा इंसान जो कैमरे के सामने मुस्कुराता है, लेकिन युद्ध से कोसों दूर रहता है। वो असल में एक एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव था, जिसे मीडिया मैनेज करने का काम आता है, न कि बंदूक चलाने का। अब जनरल ब्रिघम उसे बुलाता है और कहता है, केस, कल का दिन बहुत बड़ा है। हमें तुम्हारी जरूरत है। तुम फ्रंट लाइन पर जाकर उस युद्ध को कवर करोगे। केज हैरान रह जाता है। वो डर गया है। वो समझता है कि ये आत्महत्या जैसा मिशन है। वो कहता है, सर, मैं सोल्जर नहीं हूं। मैं तो बस लोगों को मोटिवेट करने का काम करता हूं। लेकिन ब्रिघम साफ कह देता है, अब वक्त है अपनी असली हिम्मत दिखाने का। डर के मारे केस कोशिश करता है कि किसी तरह इस मिशन से निकल जाए। वो जनरल को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है कि अगर वो मर गया तो मीडिया में इसका असर खराब पड़ेगा। लेकिन जनरल मुस्कुराता है और आदेश देता है, इस आदमी को गिरफ्तार करो। केस को बेहोश कर दिया जाता है। जब वो होश में आता है तो खुद को हैंडकफस में बंधा हुआ पाता है, एक मिलिट्री कैंप में, लंदन के हीथ्रो एयरबेस पर। अब वो मेजर नहीं, बल्कि एक भगोड़ा सिपाही घोषित हो चुका है। सुबह होते ही उसे एक यूनिट में डाल दिया जाता है, मास्टर सार्जेंट फेरेल की यूनिट। फेरेल उसे देखकर कहता है, अब तू हमारा नया सिपाही है, प्राइवेट केस। और केस के पास कोई चारा नहीं। बिना ट्रेनिंग के, बिना तैयारी के उसे अगले दिन ही भेज दिया जाता है फ्रांस की बीच पर, जहां होने वाला है मानव जाति का सबसे बड़ा हमला। अब सुबह होती है, दिन डी। सैकड़ों जहाज आसमान में उड़ रहे हैं और नीचे फैले हैं मिमिक्स के खतरनाक झुंड। केस के चेहरे पर डर साफ दिखता है। वो अपने सूट को समझने की कोशिश करता है, जो एक हाईटेक एक्सोसूट है, लेकिन उसे चलाना भी नहीं आता। जैसे ही लैंडिंग होती है, चारों तरफ मौत का मंजर फैल जाता है। गोलियां, विस्फोट और नीले रंग के बिजली जैसे मिमिक्स हर दिशा से हमला कर रहे हैं। केस किसी तरह छिपने की कोशिश करता है, लेकिन एक बड़ा मिमिक उसके सामने आ जाता है। वो डर के मारे ट्रिगर दबा देता है और चमत्कारिक तरीके से उस मिक को उड़ा देता है। लेकिन उसी पल मिमिक का नीला खून उसके ऊपर गिरता है और केस दर्द से तड़प कर मर जाता है। लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। वो फिर से जागता है, ठीक उसी जगह पर, हीथ्रो बेस में। सब कुछ वही, फेरेल वही बात कह रहा है, सब कुछ रिपीट हो रहा है। केज समझ नहीं पाता क्या हुआ। वो सोचता है शायद सपना देखा होगा। लेकिन जब दोबारा वही घटनाएं घटती हैं, उसे एहसास होता है ये कोई सपना नहीं, वो सच में टाइम लूप में फंस गया है। अब हर बार वो मरता है और हर बार उसी दिन की सुबह पर लौट आता है। वो चिल्लाता है, समझाने की कोशिश करता है कि हम सब मरने वाले हैं, ये मिशन फेल होगा। लेकिन कोई नहीं मानता। बार बार मरते हुए वो अब धीरे धीरे इस लूप को समझने लगता है। एक दिन युद्ध के बीच वो मिलती है रीटा व्राटास्की से, एक बहादुर सोल्जर जिसे लोग एंजल ऑफ वर्दुन कहते हैं। वो इंसानियत की सबसे बड़ी हीरो है। केस जब उसे बताता है कि उसे भविष्य पता है, तो रीटा बस इतना कहती है, अगली बार जब जागो मुझे ढूंढना। और फिर वो खुद भी मर जाती है। अगली बार जब केस जागता है, वो सीधे रीटा को ढूंढता है। रीटा उसे देखती है और कहती है, आखिरकार तुम यहां तक पहुंच गए।
रीटा उसे अपने साथी डॉक्टर कार्टर से मिलवाती है, एक वैज्ञानिक जिसने मिमिक्स की बायोलॉजी पर रिसर्च की है। कार्टर बताता है कि मिमिक्स एक हाइव माइंड से कंट्रोल होते हैं। उनका असली दिमाग है ओमेगा। और जो बड़े मिमिक्स होते हैं, जिन्हें अल्फा कहा जाता है, उनके मरने पर टाइम रिवाइंड हो जाता है ताकि मिमिक्स को दोबारा मौका मिले जीतने का। रीटा बताती है कि उसने भी एक बार यही ताकत पाई थी जब उसने एक अल्फा को मारा था, लेकिन बाद में जब उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन मिला तो उसने वो क्षमता खो दी। अब वही पावर केज में है, क्योंकि उसने भी एक अल्फा को मारा था और उसके खून से भीगा था। अब रीटा और केज शुरू करते हैं एक नया सफर, बार बार टाइम रीसेट करके ट्रेनिंग करना। हर बार केज मरता है और हर बार थोड़ा बेहतर बनकर लौटता है। रीटा उसे बार बार सिखाती है कि कैसे सूट चलाना है, कैसे मिमिक्स से लड़ना है। शुरुआत में केज डरपोक होता है, लेकिन धीरे धीरे वो एक सच्चा योद्धा बन जाता है। कई लूप्स के बाद केज को एक विजन आता है। एक डैम में ओमेगा छिपा हुआ है, बवेरियन आल्प्स में। वो और रीटा उस जगह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार किसी न किसी मोड़ पर रीटा मारी जाती है। आखिरकार केस तय करता है कि वो अकेले जाएगा। वो डैम तक पहुंचता है, लेकिन पाता है कि वहां ओमेगा नहीं है। ये एक जाल था। जैसे ही एक अल्फा उसके पास आता है, वो खुद को गोली मार लेता है ताकि मिमिक्स उसका खून लेकर उसकी शक्ति ना छीन ले। वो फिर से जागता है, इस बार सब कुछ समझ चुका है। वो रीटा और कार्टर को बताता है कि ये विजन नकली था। अब उन्हें असली ओमेगा का लोकेशन चाहिए। इसके लिए कार्टर के पास है एक डिवाइस, एक प्रोटोटाइप ट्रांसपोंडर, जो अल्फा से जुड़कर ओमेगा की सटीक लोकेशन बता सकता है। लेकिन यह डिवाइस फिलहाल जनरल ब्रिघम के पास है। अब शुरू होता है एक साहसिक मिशन। कई बार केज और रीटा कोशिश करते हैं, बार बार मारे जाते हैं, फिर से लौटते हैं और आखिरकार एक लूप में वो डिवाइस हासिल कर लेते हैं। केज उसे अपने पैर में लगा देता है और तभी उसे असली लोकेशन दिखती है। ओमेगा पेरिस में है, लूवर पिरामिड के नीचे। लेकिन भागते वक्त वो और रीटा घायल हो जाते हैं और इस बार केज का खून ट्रांसफ्यूज हो जाता है। वो अब टाइम रीसेट नहीं कर सकता। अब उसके पास बस एक मौका है, आखिरी हमला। रीटा उसे बचाकर निकालती है और दोनों वापस हीथ्रो पहुंचते हैं। वो अपनी टीम को समझाते हैं कि यही आखिरी मिशन है। टीम को पता है कि शायद वो सब मारे जाएंगे, लेकिन वो साथ देती है। सब एक फ्लाइंग ट्रांसपोर्ट में बैठते हैं और निकल पड़ते हैं पेरिस की तरफ। आसमान में गोलियां, नीचे पानी से निकलते मिमिक्स, चारों तरफ तबाही। एक एक करके सारे सैनिक शहीद हो जाते हैं, लेकिन वो अपना काम करते हैं। केज और रीटा को लोर तक पहुंचाने का रास्ता साफ कर देते हैं। अब बस नीचे ओमेगा बचा है, जो अपने चारों ओर पानी में चमक रहा है और उसकी रक्षा कर रहा है एक अल्फा। रीटा मुस्कुराती है और कहती है, ये तेरा मौका है केज, खत्म कर इसे। वो अल्फा का ध्यान भटकाती है और खुद कुर्बान हो जाती है। केज आगे बढ़ता है, ग्रेनेड बेल्ट खोलता है और ओमेगा के बीच में गिरा देता है। जैसे ही ग्रेनेड्स फटते हैं, सब कुछ रोशनी में डूब जाता है। ओमेगा और सारे मिमिक्स एक झटके में नष्ट हो जाते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। केस फिर से जागता है, इस बार किसी युद्ध क्षेत्र में नहीं, बल्कि हेलीकॉप्टर में। ठीक उस वक्त जब उसे जनरल से मिलने जाना था। सब कुछ पहले जैसा, लेकिन अब कुछ बदल गया है। टीवी पर न्यूज चल रही है, पेरिस में एक रहस्यमयी ऊर्जा विस्फोट के बाद सारे मिमिक्स मर चुके हैं। युद्ध खत्म हो गया। केज मुस्कुराता है। वो बेस पर लौटता है। अब वो दोबारा मेजर है, कोई भगोड़ा नहीं। वो अपने पुराने स्क्वाड को देखता है। सब जिंदा है, लेकिन किसी को कुछ याद नहीं। सब उसे सलाम करते हैं, क्योंकि वो अब फिर से अफसर है। फिर वो रीटा को देखता है। वही सख्त चेहरा, वही एटीट्यूड। वो पूछती है, तुम्हें क्या चाहिए? और केस बस मुस्कुराता है, आंखों में सुकून ली, जैसे सब कुछ फिर से शुरू हो गया हो, पर इस बार बिना डर के। और इसी के साथ खत्म होती है एज ऑफ टॉमरो, एक ऐसी कहानी जहां वक्त ही सबसे बड़ा दुश्मन भी है और सबसे बड़ा दोस्त भी।
कभी कभी जिंदगी हमें बार बार वही गलती दोहराने देती है, ताकि हम आखिरकार समझ सकें कि जीतने के लिए बस एक चीज चाहिए, हिम्मत।